एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, एक इंसान शादी क्यों करता है? देखो, अलग अलग लोगों के ना अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं शादी करने के। किसी को इमोशनल सपोर्ट यानी प्यार चाहिए, वो अकेला नहीं रहना चाहता पूरी जिंदगी। तो कोई अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहता है, अपने नाम को आगे बढ़ाना चाहता है। पैट्रियार्की देखिए, किसी को लगता है कि शादी करके कोई ऐसी लड़की आएगी जो घर संभाल लेगी, तो कोई पीयर प्रेशर के चलते शादी करता है। उसे लगता है कि सारी दुनिया कर रही है तो मैं भी करूँगा, सोसाइटी के प्रेशर के चलते। कोई अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए शादी करता है, तो कोई गरीबी को मिटाने के लिए, उसे दहेज चाहिए। और सच कहूँ तो कुछ लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनके बाद उनके छोटे भाई बहनों का नंबर है, इसलिए उन पे प्रेशर ज़्यादा होता है। लेकिन देखो, प्री हिस्टोरिक ईरा में ना इंसान जो है वो ग्रुप्स में रहता था। उस समय मैरिज का इंस्टीट्यूशन नहीं हुआ करता था, ग्रुप्स में रहा करता था, जैसे संख्या 30 के आसपास। इनफॉर्मल पेयरिंग हुआ करती थी मेल और फीमेल के बीच में। इनफॉर्मल पेयरिंग मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि ए और बी ही आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे। ए अगर मेल है तो ए, बी, सी, डी ये सब फीमेल हैं, इनके साथ अलग अलग समय पर रिप्रोडक्शन कर सकता था। और जो बच्चे होते थे उनकी केयर पूरा ग्रुप किया करता था, पूरा ग्रुप केयर करेगा सभी बच्चों की। उस समय इंसान ना हंटिंग किया करता था, सेटल डाउन नहीं हुआ था। जैसा देखो आज के समय में एनिमल्स करते हैं, लायन जैसे ग्रुप बना के रहते हैं, शेर ग्रुप बना के रहते हैं ना, शेर के ग्रुप को कहा जाता है प्राइड। थोड़ा थोड़ा उसी प्रकार से इंसान रहा करता था उस समय। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, एग्रीकल्चर का कंसेप्ट आ गया, इंसान सेटल डाउन हो गया, प्रॉपर्टी आ गई, प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आ गया, तो मेरा तेरा की भावना डेवलप हो गई कि ये मेरी ज़मीन है, ये तुम्हारी ज़मीन है। तो उस प्रॉपर्टी की सुरक्षा भी इंसान फिर करने लगा। तो ऐसी सिचुएशन में ना मैरिज का कंसेप्ट इवोल्व होके आया। उस समय भी पैट्रियार्की थी, मतलब ज़्यादा ही थी। तो लगा मेल को कि कुछ मतलब पर्टिकुलर फीमेल को मेरे से बाइंड करना ज़रूरी है, ताकि मेरे जो बायोलॉजिकल ट्रेट्स हैं ना वो बच्चों में आ सकें। तो पर्टिकुलर फीमेल को अगर मुझसे बाइंड करना है तो फिर एक कमिटमेंट होनी चाहिए कि वो किसी और मेल के साथ रिप्रोड्यूस नहीं करेगी, तभी मेरे जो बेस्ट बायोलॉजिकल ट्रेट्स हैं मेरे बच्चों में आ सकते हैं। तो यहां से ना ये जो कमिटमेंट है ना कि आप सिर्फ मेरे साथ रहोगे, रिप्रोड्यूस करोगे, बदले में मैं आपको लग्जरीज दूंगा लाइफ की, तो यहां से मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है ना वो इवोल्व होता है, जो आज के समय में काफी इवोल्व हो चुका है। ह्यूमन बींग्स देखो एनिमल से अलग हैं। ह्यूमन बींग्स में ना सोचने और समझने की शक्ति है, एनिमल्स में नहीं होती। एनिमल्स बहुत सारी सिचुएशंस में, बहुत सारे एनिमल्स तो अपनी फैमिली में ही रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन की अर्ज होती है उनमें, लेकिन ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं होता। अब देखो, आप आइए मेन मुद्दे पे, ये पूरा कंसेप्ट आपने समझ लिया। सदियों से तो देखो शादी इसी प्रकार से होती आई है लड़के और लड़की के बीच में, बट अब चूंकि समाज इवोल्व हो चुका है तो ना सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करने की मांग काफ़ी समय से चली आ रही थी। सेम सेक्स के कपल्स को, जैसे लड़का और लड़का आपस में शादी करता है, यानी गे कपल्स या फिर लेस्बियन कपल्स फॉर एग्जांपल, ये आपस में शादी करते हैं तो इनको ना बहुत सारे बेनिफिट नहीं मिल पाते। जैसे सरकार की स्कीम्स हैं, कुछ मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है, पेंशन संबंधित स्कीम है, इन स्कीम्स का लाभ इन सेम सेक्स मैरिज कपल्स को नहीं मिल पाता। तो इसीलिए केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या आया है सेम सेक्स मैरिज के ऊपर, वो हम डिस्कस करें। उससे पहले मैं आर्ग्यूमेंट्स जल्दी से आपको बता देता हूं, सेम सेक्स मैरिज के अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। सबसे पहले देखो, स्पेशल मैरिज एक्ट का कंसेप्ट क्या है। आज के समय में तो मैरिज है ना उसको सरकार रेगुलेट करती है, आपको पता है। जैसे हिंदू लोग आपस में मैरिज करते हैं, उनके लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम्स के लिए अलग से मुस्लिम मैरिज एक्ट है। और सरकार मैरिज को क्यों रेगुलेट करती है? सरकार के लिए ज़रूरी है। अगर ऐसा ना हो तो छोटे छोटे बच्चे मान लीजिए मैरिज करने लग जाएं 6-6 साल के, और डाइवोर्स दे दिया जाए तुरंत 2 दिनों के अंदर अंदर, तो सरकार को चीज़ें रेगुलेट करनी पड़ती हैं। तो ना जो लोग हिंदू मैरिज एक्ट में शादी नहीं कर सकते, जो लोग मुस्लिम मैरिज एक्ट में फॉर एग्जांपल शादी नहीं कर सकते क्योंकि लड़का या लड़की दोनों अलग अलग धर्मों के हैं, तो ऐसे लोग शादी कर सके ना, उनके लिए एक स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया था, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। सेम सेक्स मैरिज कपल्स का ये कहना था, हमें ना शादी करने दीजिए इस स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत। तो ना आर्ग्यूमेंट ये है कि ये स्पेशल मैरिज एक्ट
ये उन लोगों के लिए बनाया गया था स्पेशली जो अपने अपने धर्मों के एक्ट के अकॉर्डिंग शादी नहीं कर पाते। तो शुरुआत से ही ये सेम सेक्स मैरिज कपल्स के लिए नहीं था। दूसरा, वो लोग जो ये कहते हैं स्टेट का क्या इंटरेस्ट है कोई भी आपस में शादी करे, तो स्टेट कहता है कि अरे हमारा तो इंटरेस्ट है ही है यार, समाज की बर्बादी थोड़ी ना हम करने देंगे। सदियों से इतने पवित्र रिश्ते चले आ रहे हैं, जैसे फादर का रिश्ता है, मदर का रिश्ता है। सेम सेक्स मैरिज जब होने लगेगी तो ये पवित्र रिश्ते खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद वो लोग जो ये कहते हैं राइट टू प्राइवेसी है, जो लोग आपस में शादी करना चाहते हैं चाहे किसी भी सेक्स के हों, तो सरकार कहती है भैया आप आपस में कपल हो वो ठीक है, आपने आपस में रिश्ता बना रखा है, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैरिज जब होती है तो ये हमारे समाज में सबको पता लगता है, रजिस्टर होती है बाकायदा मैरिज। अब कोई रिलेशनशिप में आता है लड़का लड़की, वो थोड़ी ना रजिस्ट्रेशन होता है कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो अब सरकार के पास जाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन शादी होती है तो बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ना। तो मैरिज जो है एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, तो इसलिए आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि राइट टू प्राइवेसी है, मैं किसी से भी शादी करूं चाहे कोई भी सेक्स का हो। फिर सरकार का ये कहना है कि इस पर कानून सिर्फ हम बना सकते हैं, पार्लियामेंट बना सकती है, सुप्रीम कोर्ट इस पर कानून नहीं बना सकता, ये सरकार ने बोला था। नेक्स्ट, सरकार ने ये बोला भी जुडिशरी का काम है कानून को इंटरप्रेट करना, स्पेशल मैरिज एक्ट को इंटरप्रेट करना, ना कि एक नया कानून बना देना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है, सरकार ने ये भी कहा कि सेम सेक्स कपल्स जो है वो मैरिज करेंगे, बच्चों को अडॉप्ट करने से संबंधित भी इशू हैं, वो जो बच्चे अडॉप्ट करेंगे ना उनके साथ में समाज में स्टिग्मा अटैच हो जाएगा, तो इसलिए ऐसे कपल्स को बच्चे ना अडॉप्ट करने दिया जाए, जो कि अभी नियम भी है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेम सेक्स कपल्स जो हैं वो बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं कर सकते। तो ये वही बात है, जेंडर टर्म्स जैसे वाइफ कौन है, हस्बैंड कौन है, इन पे भी विवाद होगा अगर सेम सेक्स कपल्स को शादी करने की इजाज़त दी जाती है। अब पक्ष में आर्ग्यूमेंट डिस्कस करते हैं। मैरिज करना एक फंडामेंटल राइट है, बट देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो अब वर्डिक्ट दिया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि मैरिज करना एक फंडामेंटल राइट नहीं है। मतलब संविधान का कोई आर्टिकल ऐसा नहीं है जो ये बोले कि हम सभी को मैरिज करने का अधिकार है, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस लेटेस्ट सेम सेक्स मैरिज वाली जजमेंट में बोल दिया है। तो ये फंडामेंटल राइट वाला जो पॉइंट है ये अब वैलिड नहीं है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद। लेकिन बात रही बच्चों की, और आजकल तो बच्चे देखो सरोगेसी से भी पैदा हो सकते हैं, अडॉप्शन भी हो सकता है, तो बच्चों की कोई दिक्कत नहीं है कि वंश कैसे आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट, एक्सटेंड स्पेशल मैरिज एक्ट, ये मांग थी कि स्पेशल मैरिज एक्ट को सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंड कर देना, थोड़ा सा और इसका दायरा इंक्रीज कर दे। और हमारा जो कल्चर है बहुत डाइवर्स है, देखो बहुत सारी वैल्यूज है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, तो सेम सेक्स कपल्स जब मैरिज करते हैं तो इसको भी भारत का जो कल्चर है, वैल्यूज है, अडॉप्ट कर लेगा। सेम सेक्स कपल्स को ना समाज में एसिमुलेट करना जरूरी है, तो उनकी मैरिज को अगर रिकॉग्निशन मिलेगा तो वो समाज में अच्छे से समाज में एसिमुलेट हो जाएंगे, डिग्निटी के साथ रह सकेंगे। और देखो सेम सेक्स कपल्स को उनके अधिकारों से वंचित रखना, जैसे मैरिज को रिकॉग्निशन नहीं मिला, इस वजह से उनको अनेकों लाभ नहीं मिल पाते, जैसे पेंशन संबंधित बेनिफिट्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स, तो ये उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन है, राइट टू लाइफ का उल्लंघन है। तो ये सारे आर्गुमेंट्स दिए गए थे सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो जबरदस्त बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में। अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पे ना अपना वर्डिक्ट दिया है। सबसे पहले ये जो टर्म है ना क्वीर मतलब वो लोग जो अपने आप को LGBT के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं करते, अम्ब्रेला टर्म है। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऐसी है जो अपने आप को ना तो गे मानते हैं, ना लेस्बियन मानते हैं, ना बाइसेक्सुअल मानते हैं, ना ट्रांसजेंडर मानते हैं, तो उन सब को छोड़ के बाकी वो कुछ और मानते हैं, उनके लिए ये अम्ब्रेला टर्म है क्वीर। तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सेम सेक्स मैरिज को सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया? नहीं, मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये काम पार्लियामेंट का है, इस पे कानून बनाना, हम कानून नहीं बना सकते, हमारा काम जुडिशियल रिव्यू का है। तो पार्लियामेंट चाहे तो इस इशू पे कानून बना सकती है। तो जो उम्मीद थी ना सेम सेक्स कपल्स को कि हमारी मैरिज को सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने गेंद डाल दी है पार्लियामेंट के पाले में कि भैया आपको बनाना है तो बना दीजिए, हम नहीं बना रहे हैं इस पे कानून।
और एक कमेटी बनाने के लिए बोला है सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कि आप एक कमेटी बनाइए जिसको हेड करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी, ताकि सेम सेक्स कपल्स के जो कंसर्न्स है ना, जेन्युइन कंसर्न्स, उनको एड्रेस किया जा सके बिना उनकी मैरिज को रिकॉग्नाइज किए। इस प्रकार की कमेटी बनाने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद देखो ट्रांसजेंडर राइट्स, वो ट्रांसजेंडर्स जो हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप में हैं, जैसे ट्रांस मैन और ट्रांस वुमन, वो आपस में शादी करना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, तो वो तो देखो स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर कर सकते हैं या फिर जो भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं वहां पे अपनी शादी को रजिस्टर कर सकते हैं। समझ गए? कोई ट्रांस मैन और ट्रांस वुमन आपस में शादी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्वीर कपल्स ने ना ये मांग की थी कि हमें अडॉप्ट करने दिया जाए बच्चे को। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, नहीं, अभी जो रूल है बिल्कुल सही है, आप बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते। इसके बाद सबसे लास्ट में ना सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप ये चेक करो क्वीर कम्युनिटी के साथ में जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, जो उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है, वो नहीं होना चाहिए। उनको गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सेस करने में दिक्कत आती है, वो नहीं आनी चाहिए। पब्लिक को सेंसिटाइज किया जाए, अवेयर किया जाए क्वीर राइट्स के बारे में, और एक हॉटलाइन स्पेशल नंबर बनाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। उस नंबर पे कॉल करके क्वीर कम्युनिटी के जो लोग हैं अपनी हरासमेंट को प्रिवेंट कर सकें, मतलब एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे सरकार क्वीर कपल्स को। तो ये पूरा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का सेम सेक्स कपल्स के मैरिज से संबंधित। कुल मिलाकर मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, शादी तो हम नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, पार्लियामेंट इस पे कानून बनाना चाहती है तो बना ले। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से संबंधित है, और आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बेसिक्स की बात पहले करते हैं। 1972 में आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट के आने से पहले बहुत ज़्यादा एनिमल्स की हंटिंग हो रही थी, संख्या एनिमल्स की, बर्ड्स की काफ़ी तेज़ी से कम हो रही थी, तो आवश्यकता महसूस हुई कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अंधाधुंध जो ट्रेड होता है, स्मगलिंग होती है एनिमल्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की, उसे रोकना जरूरी है। इसी उद्देश्य के साथ 1972 में ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। वैसे देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में समय समय पे काफ़ी बार अमेंडमेंट हुआ है। लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुआ 2022 में। पहले ना 1972 के एक्ट में टोटल शेड्यूल हुआ करते थे 6, मतलब 6 शेड्यूल में अलग अलग प्रोविजंस थे, अलग अलग एनिमल्स को डाला गया था। लेकिन लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुआ ना 2022 में, इसमें शेड्यूल्स की संख्या घटा के 4 कर दी गई है, यानी एक्ट को और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, सुबह मैंने वीडियो डाली ना, तो मैंने इस 2022 की अमेंडमेंट के बारे में डिटेल से नहीं डिस्कस किया। मतलब ये नहीं बताया कि शेड्यूल्स की संख्या घट के 6 के बजाय अब 4 हो गई है 2022 के अमेंडमेंट में, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, तो जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ और मुझे कमेंट मिला, आप लोग तो देखो बहुत मेहनती हो, और उसी समय मुझे लगा यार ये चीज़ तो बताना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने वीडियो को फिर से अपलोड किया है ताकि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 2022 के अमेंडमेंट में ना शेड्यूल्स की संख्या अब 4 कर दी गई है। मैंने 6 शेड्यूल्स को डिटेल से डिस्कस कर दिया था, फिर अब वो आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। 1972 में 6 शेड्यूल्स थे, अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये लेटेस्ट वाले आपको जानना जरूरी है। अब 4 शेड्यूल्स हैं, इसलिए मैंने उनको हटा दिया है। 1972 में जो 6 शेड्यूल्स थे ना, उनको मैंने हटा दिया है। ये आप याद रखिए, लेटेस्ट अमेंडमेंट के अनुसार शेड्यूल 1 जो है, इसमें एनिमल स्पीसीज आती हैं वो जिनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी गई है कि इनको आप मारोगे तो ज़बरदस्त पेनल्टी लगेगी, ज़बरदस्त पनिशमेंट मिलेगी। बहुत सारे एनिमल्स को डाला गया है शेड्यूल 1 में, और ये शिकायत भी है राइटर की, इतने सारे एनिमल्स को डाल दिया गया है। टाइगर भी है, जैकल भी है, जैसे हेडिंग देखिए, दोनों की अलग इंपॉर्टेंस है। टाइगर की संख्या कम है, जैकल की कम नहीं है, तो किस पे रिसोर्स ज़्यादा लगाओगे बचाने के लिए? दोनों को तो आपने शेड्यूल 1 में डाल दिया। पॉइंट आएगा आगे डिटेल से। शेड्यूल 2 में उन एनिमल्स को डाला गया है जो रिलेटिवली थोड़े कम थ्रेटेंड हैं, मतलब जिन पे खतरा थोड़ा कम है, जिनकी संख्या अभी इतनी कम नहीं हुई है, तो इनको मारने पे थोड़ी कम पनिशमेंट है एज कंपेरिजन टू शेड्यूल 1। फिर उसके बाद है शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में उन प्रोटेक्टेड प्लांट्स को डाला गया है जिनको आप काट नहीं सकते, इससे रिलेटेड भी क्रिटिसिज्म है। और उसके बाद शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 में अब देखो, साइट्स एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है इंडेंजर्ड एनिमल्स के ट्रेडिंग को रोकने के लिए। तो शेड्यूल 4 में ना वो एनिमल्स या बर्ड्स डाल दिए गए हैं जो इंटरनेशनल कन्वेंशन में मेंशन्ड है।
मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को ना 2022 के अमेंडमेंट के अनुसार साइट्स कन्वेंशन के अनुसार अलाइन कर दिया गया है। साइट्स कन्वेंशन जिन एनिमल और बर्ड्स की ट्रेडिंग को रोकता है वो भी डाल दिए गए हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 के शेड्यूल 4 में। एक्ट परमिट करता है हाथियों का इस्तेमाल किया जा सकता है धार्मिक या फिर कुछ अन्य पर्पजेस के लिए, और पेनल्टी जो जितनी पहले हुआ करती थी अब उसको इंक्रीज कर दिया गया है। तो ये सब कुछ हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 में। ये देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का शेड्यूल 6 4 ऑप्शंस दिए थे, बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा सही है। पहले वाला ऑप्शन देखिए, लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टीवेट द प्लांट। शेड्यूल 6 में आने वाले प्लांट्स को उगाने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो देखो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है ना, इसमें समय समय पे काफ़ी अमेंडमेंट्स किए गए हैं। लेटेस्ट अमेंडमेंट किया गया था 2022 में। 2022 में ना काफ़ी सारी नई स्पीसीज ऐड कर दी गई अलग अलग शेड्यूल्स में। जो ये 6 शेड्यूल्स हमने डिस्कस किए ना, अलग अलग शेड्यूल्स में सैकड़ों नई स्पीसीज ऐड कर दी गई हैं। जैसे अभी देखो शेड्यूल 1 में जो एनिमल्स आते हैं उनके मारने पर हाईएस्ट पेनल्टी लगती है। तो शेड्यूल 1 में ना अभी 600 स्पीसीज हैं वर्टिब्रेट्स की, और कई सारी हंड्रेड्स स्पीसीज हैं इनवर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे मैमल्स। इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। शेड्यूल 2 में 2000 स्पीसीज हैं, और 2000 में से 1134 स्पीसीज तो बर्ड्स की हैं। संख्या आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, पॉइंट समझिए। बहुत सारी नई स्पीसीज ऐड कर दी गई हैं। और इवन एक ना इंटरनेशनल कन्वेंशन है साइट्स जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है ना, वो इंडेंजर्ड एनिमल्स के इंटरनेशनल ट्रेड पर रोक लगाती है। तो इस इंटरनेशनल कन्वेंशन में भी 2 अपेंडिक्स हैं, अपेंडिक्स 1 अपेंडिक्स 2, और उसमें भी कुछ एनिमल्स और बर्ड्स आते हैं। तो 2022 में जो ये अमेंडमेंट हुआ है ना, इसके बाद ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है साइट्स के अपेंडिक्स में जो एनिमल्स और बर्ड्स हैं ना, उनको भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शामिल कर लिया गया है। लेकिन देखो राइटर के ना कुछ दिक्कतें हैं। राइटर की दिक्कतें ये हैं, सबसे पहली दिक्कत कि ना कोई लॉजिक नहीं लगाया सरकार ने। जैसे शेड्यूल 1 में काफ़ी सारे एनिमल्स आते हैं। अब एक तो सच में बहुत ज़्यादा खतरे में है, जिस पे स्पेशल प्रोजेक्ट भी चलाया गया है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है ना। टाइगर की कितनी अहमियत है आप सब जानते हो, अक्सर टाइगर से संबंधित हम आर्टिकल्स भी डिस्कस करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैकल्स की संख्या तो अच्छी खासी है। जैकल्स को शेड्यूल 1 में डाल दिया गया है। राइटर कहते हैं इतने सारे एनिमल्स और बर्ड्स डाल दिए शेड्यूल 1 में, पता ही नहीं है कि किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको कंजर्व करने के लिए ज़्यादा रिसोर्स एलोकेट करने हैं, किसको कंजर्व करने के लिए कम रिसोर्स एलोकेट करने हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट राइटर ये देते हैं, देखो हर एक एक्शन के ना कुछ कंसिक्वेंसेस होते हैं। जैसे केरला में और कर्नाटका में ना एक एक्ट है, ट्री प्रिजर्वेशन एक्ट। इस एक्ट में प्रोविजन ये किया गया है कि आप नेटिव ट्रीज को नहीं काट सकते। राइटर ये कहते हैं, मान लीजिए महेश का खेत है, प्लांटेशन महेश करता है, तो देखो महेश अगर अपनी मर्जी से कुछ नेटिव ट्रीज उगाता है अपनी ज़मीन पे, तो उनको काटने का भी अधिकार महेश को होना चाहिए। अगर अपनी ज़मीन पे भी नेटिव ट्रीज को काटने का अधिकार नहीं होगा तो फिर कोई उगाएगा ही नहीं नेटिव ट्रीज को। उनको पता है कि एक बार उगा दिया गया, इसको तो काटा ही नहीं जा सकता, फिर ये तो पूरी ज़मीन घेर लेगा। तो यही बात राइटर बोलते हैं कि प्लांटेशन ओनर्स के लिए तो डिसइंसेंटिव है ना कि आप नेटिव ट्रीज को उगाओगे ही नहीं, क्योंकि एक बार गलती से उग गया फिर तो आप काट ही नहीं सकते उसको। फिर नेक्स्ट पॉइंट राइटर ये देते हैं, देखो एक हैरानी वाली बात है, स्पॉटेड डियर यानी चीतल इन शेड्यूल 1। अब इनकी संख्या ना काफ़ी ज़्यादा है, अंडमान आइलैंड्स में तो इन्वेसिव है। लेकिन पॉइंट क्या है, राइटर ये कहना चाहते हैं कि देखो कई सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो शेड्यूल 1 में आते हैं। अब उनकी संख्या ना काफ़ी ज़्यादा है, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि वो ना हर जगह देखने को मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके मारने पे हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी गई है। और हर जगह देखने को मिल जाते हैं तो वो फार्मर्स की फसलों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। उनको मार नहीं सकते, किसान अपनी फसल को बर्बाद हुए देखते रहते हैं और उनको इकोनॉमिक लॉस होता है, बहुत तरह का लॉस होता है। फिर देखो एक पॉइंट ये भी है, कुछ एनिमल्स जिनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है, मतलब अगर देखो संख्या कम है तो उनको तो नहीं मारा जा सकता बिल्कुल ही, लेकिन जिन एनिमल्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा है और ज़्यादा होने की वजह से बल्कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, तो उनके हंटिंग पर भी नैरो व्यू है एक्ट का। जबकि देखो
उनकी संख्या अगर कम होती है तो बल्कि इन्वायरमेंट को, इकोलॉजी को फायदा होगा, लेकिन फिर भी उनकी हंटिंग पे बैन है, तो इस पे भी थोड़ा लिबरल व्यू एक्ट को लेना चाहिए था। लास्ट पॉइंट ये है, इवन देखो कुछ एनिमल्स पे जैसे रिसर्च करनी है तो परमिट लेना पड़ता है सरकार से। तो परमिट लेने के लिए ना प्रोसेस बहुत ज़्यादा टीडियस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एनिमल्स पे इवन रिसर्च करने के लिए परमिट आसानी से मिलता नहीं है। तो लास्ट में ना कंक्लूजन में 3 पॉइंट्स राइटर बोलते हैं मेनली। कंजर्वेशन अच्छे से होना चाहिए, जिस एनिमल को जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ एनिमल्स की संख्या बहुत कम है उनको भी आपने शेड्यूल 1 में डाल दिया, और जिनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है उनको भी आपने शेड्यूल 1 में डाल दिया है, तो ये प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है। नेक्स्ट, पीपल इश्यूज़ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कुछ एनिमल्स लोगों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनकी लिमिटेड हंटिंग, अगर उनकी संख्या ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो लिमिटेड हंटिंग अलाउ की जा सकती है, और रिसर्च आसानी से हो, इसका प्रोविज़न होना चाहिए। तो ये 3 मेन पॉइंट्स हैं। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। जैसे देखो एग्जाम्पल देखिए, हमारे देश में ना मैकडोनल्ड के बहुत सारे आउटलेट्स हैं अलग अलग शहरों में, और एक ही शहर में काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक जो आउटलेट है वो अलग से अपने रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट करता है। फॉर एग्जांपल राजेंद्र नगर वाला जो आउटलेट है वो अलग से पोटैटो परचेज करेगा मार्केट से, अलग से दूसरा जो रॉ मटेरियल है वो परचेज करेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो नुकसान होगा मैकडोनल्ड को काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इतने सारे आउटलेट हैं, सब अलग अलग नेगोशिएशन करेंगे तो उनको आलू महंगा भी मिलेगा और सेम क्वालिटी का नहीं मिलेगा, तो मैकडोनल्ड का नाम खराब होगा। तो प्रोक्योरमेंट कैसे होता है? प्रोक्योरमेंट सेंट्रलाइज्ड होता है। मैकडोनल्ड कंपनी मार्केट से बड़ी मात्रा में आलू उठाती है और वो सेम क्वालिटी का होता है, और चूंकि बड़ी संख्या में खरीदा जाता है तो उनको सस्ता भी मिलता है, फिर वो अलग अलग आउटलेट्स पर भेज दिया जाता है। समझ गए? ऐसा चलता है। इवन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स भी ऐसा करते हैं। उनको दवाइयाँ चाहिए होती हैं, वो सेंट्रलाइज्ड दवाइयाँ परचेज करते हैं, प्रोक्योर करते हैं, फिर अपनी अलग अलग जो छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं, ब्रांचेज हैं, वहाँ पे उन दवाइयों को भेज दिया जाता है। लेकिन देखो सरकार की ना अलग अलग स्कीम्स हैं हेल्थ सेक्टर से संबंधित, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं सरकार के, बट सरकार जो है ना सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट नहीं करती, इसलिए सरकार को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। ये कंसेप्ट जो है ना कि बायर क्लब, मतलब जिसको सामान लेना है वो एकजुट हो जाएं और बल्क में सामान लेंगे तो सस्ता सामान मिलेगा। जैसे इवन कई बार यूपीएससी एस्पायरेंट्स भी ऐसा करते हैं, एडमिशन लेना होता है तो 5 स्टूडेंट्स एक साथ चले गए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास में और बोला कि हम 5 लेंगे तो आप हमारा रेट कम लगाइए, नेगोशिएशन पावर बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार से अगर नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस भी है ना, वो भी बाकी हॉस्पिटल्स के साथ मिल जाएं, इकट्ठा ड्रग्स परचेज करें तो ड्रग्स सस्ती मिलेंगी और फायदा जो है पेशेंट्स को पहुंचाया जा सकता है। एक एग्जांपल दिया जाता है नेशनल कैंसर ग्रिड पूल्ड प्रोक्योरमेंट इनिशिएटिव इंडिया का। इस ग्रिड में जो कैंसर हॉस्पिटल्स आते हैं ना, उन्होंने इकट्ठी दवाई परचेज की कैंसर को ठीक करने के लिए, और काफ़ी पैसों की सेविंग हुई, 13.2 बिलियन रुपीज़। और इसके बाद राइटर बोलते हैं ऐसा नहीं है कि सरकार को ये पता नहीं है, सरकार को भी ये पता है। कुछ जगहों पर सरकार ने ये इम्प्लीमेंट भी किया है, जैसे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इनको ना मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स परचेज करने थे, तो इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने ना बोली लगवाई कि कौन सी कंपनी हमें सस्ता देगी मेल कॉन्ट्रासेप्टिव से। तो कई सारी कंपनी ने बोली लगाई, जिसने कम बोली लगाई उस सेलर को सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उससे परचेज कर लिया। लेकिन एक डर ना इस सिचुएशन में पता है क्या होता है? एक डर ये होता है कि मान लीजिए सेलर जो है वो कार्टेल बना ले, मान लीजिए 10 कंपनीज हैं ड्रग्स वाली, वो आपस में कार्टेल बना ले कि सरकार को हम सारे मिलके महंगी ही बोली लगाएंगे, सस्ती बोली लगाएंगे ही नहीं। बारी मना लेंगे कि एक बार इस कंपनी ने सामान बेच दिया, दूसरी बार उस कंपनी ने बेच दिया, ऐसे हम अपना नंबर बना लेंगे, लेकिन महंगी ही बोली लगाएंगे सारे, सस्ती बोली नहीं लगाएंगे। तो सरकार को नुकसान हो जाएगा अगर कार्टेल बना लिया सेलर्स ने मिलके। तो ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए ना
PSU है, जैसे HLL लाइफ केयर लिमिटेड पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ये भी ड्रग मैन्युफैक्चर करती है। तो सरकार ना पहले इनसे रेट ले लेती है कि कितने रेट पे इतनी दवाइयां हमें मिल सकती हैं, तो ये PSU ना रेट दे देते हैं अपना। तो सरकार को अगर लगता है ना कि सेलर्स ने, प्राइवेट कंपनीज ने अपना कार्टेल बना लिया और बहुत महंगी बोली लगा रही हैं सारी की सारी, तो सरकार फिर अपना ऑर्डर PSU को दे देंगी और बोलेंगे कि भैया नहीं परचेज करना हमें आपसे, हम PSU से ही परचेज कर लेंगे। तो ये चीज़ सरकार ने इंप्लीमेंट की है मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के परचेज करने में, जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन प्रक्योर करता है। बट राइटर कहते हैं सेम चीज़ देखो दूसरी जगहों पर भी तो इंप्लीमेंट की जा सकती है ना, जो सरकार नहीं कर रही है। अभी क्या है, जो मैंने आपको बताया ना, अलग अलग स्कीम्स सरकार चला रही है, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इनमें अलग अलग हॉस्पिटल्स कवर्ड हैं, लेकिन ना यूनिफॉर्मिटी नहीं है। किसी हॉस्पिटल में अलग तरह का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, किसी हॉस्पिटल में अलग तरह का, किसी हॉस्पिटल में अलग तरह के इक्विपमेंट्स की जरूरत बताई जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, किसी हॉस्पिटल में अलग तरह की। अगर यूनिफॉर्मिटी हो ना सरकार के अलग अलग हॉस्पिटल्स में, तो भी इक्विपमेंट्स को परचेज करने में और ड्रग्स परचेज करने में बहुत फ़ायदा हो जाए। एक फ़ायदा ये भी है, चलो सरकार की तो अलग से बात है, इवन छोटे छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी मान लीजिए एकजुट हो जाते हैं एक साथ ड्रग्स को परचेज करने के लिए, तो इसका फ़ायदा एक ये भी है, सस्ती ड्रग्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी। इसके अलावा इंडिपेंडेंटली जो उन्हें सप्लाई मिली है ना, वो इंडिपेंडेंटली भी उसकी जांच कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो जो सरकार का ड्रग रेगुलेटर अथॉरिटी है ना, उसी पे डिपेंडेंसी रहती है सभी हॉस्पिटल्स की कि हाँ सरकार ने जो बोल दिया वो ड्रग सही है। लेकिन मान लीजिए जो बायर क्लब है, 100 हॉस्पिटल से एक साथ आए हैं ड्रग्स को परचेज करने के लिए, तो ये 100 हॉस्पिटल्स टेस्टिंग भी तो करवा सकते हैं ना अपने लेवल पे कि ड्रग कैसी है। तो इंडिपेंडेंट टेस्टिंग भी बढ़ेगी अगर बायर अपने आप में क्लब बनाते हैं तो। लास्ट में राइटर कहते हैं देखो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा मैंने आपको यूनिक या फिर इनोवेटिव आइडिया बता दिया, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। इवन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो मिल के फर्टिलाइजर या फिर दूसरे इनपुट्स परचेज करती हैं या फिर अपनी फसलों को बेचते हैं। ऐसे मतलब फार्मर्स भी आपस में ग्रुप बना के करते हैं ऐसा काम। लेकिन सरकार थोड़ा पीछे है ऐसा करने में, लेकिन अगर इस चीज़ को इंप्लीमेंट किया जाए ना, बहुत सारे पैसा सेव हो सकता है और उस पैसे का अच्छे ढंग से यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। लास्ट में आप क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन देखो प्री से रिलेटेड है, 2019 में यूपीएससी ने पूछा था। ये मत देखिए, आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कोई पर्सन देखो अपनी मर्जी से किसी भी पर्सन से शादी कर सकता है अपनी चॉइस से, ये राइट कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है बताइए। बी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के अंतर्गत ये राइट आता है। 2019 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। ये मेंस के 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो राइट टू प्राइवेसी से संबंधित 2017 में यूपीएससी ने पूछा था, और दूसरा जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने से संबंधित है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और फर्दर हम कैसे चीज़ों को और बेहतर ढंग से कर सकते हैं वो भी आप बता सकते हो। तो कल मिलते हैं एक नई डिस्कशन के साथ। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।